हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों से। इसके महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। दोस्तों, फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, तब राजकोष खाली था और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से दबा था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर से हुई। इस दिन लोगों के समूह ने बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला और उसके बंदियों को मुक्त कर दिया, जो कि लोगों की घृणा का केंद्र था। यानी सबसे ज़्यादा लोगों के निशाने पर बास्तील का किला था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही इनमें से कर अदा करते थे। पहले 2 एस्टेट के लोग कर अदा नहीं करते थे। तीसरे एस्टेट में किसान, मजदूर, व्यवसायी वर्ग आता था। ये लोग कर अदा करते थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे और लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के जो राजवंश के लोग थे और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनको कुछ स्पेशल अथॉरिटीज़ दी गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्यों को दिए जाने वाले कर से छूट। यानी इन लोगों को कर अदा नहीं करना पड़ता था। कर केवल किसान, मजदूर और व्यवसायी वर्ग देता था। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूल करता था। वहाँ के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, टाइद, जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर था, के रूप में वसूलता था, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर टाइल भी देना पड़ता था। यानी वो दोनों तरह के कर देते थे। टाइद एक तो जो कि उनको चर्च को देना पड़ता था और दूसरा जो कि राज्य को देना पड़ता था, टाइल। एक ये दूसरे प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो सीधे राज्य को जाता था। विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता है। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सन 1793 से 94 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युद्ध कहा जाता है। इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों को सौ क्लॉथ कहा जाता था और सौ क्लॉथ पुरुष जो थे वो लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक होता था। 21 सितंबर 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ। रॉबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। रॉबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया।
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू की कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, गिलेटिन ये गर्दन से धड़ अलग करने वाली मशीन होती है, जो कि इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम पर इसका नाम पड़ा है, गिलेटिन मशीन। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आई। नया संविधान बना और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरों की आपसी झगड़ों के कारण नहीं चल सका और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन ने सन 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई। दोस्तों, ये तो थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस चैप्टर। अब आते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो आइए, सबसे पहला है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? जैसे कि हमने डिस्कस किया, लुई 16वां फ्रांस का शासक था फ्रांस की क्रांति के समय। लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उसकी उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र केवल 20 साल थी। तीसरा है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेट्स में बटा हुआ था? तो ये 3 एस्टेट में बटा हुआ था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट्स और तृतीय एस्टेट। प्रथम और द्वितीय एस्टेट्स में राजवंश और कुलीन वर्ग के लोग आते थे और तृतीय एस्टेट में मजदूर, किसान और व्यवसायी वर्ग के लोग आते थे। कुलीन वर्ग क्या है? कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था और यह द्वितीय एस्टेट्स में आता था। 5वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था? तो ये वर्ग था तीसरा वर्ग या तीसरा एस्टेट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी रूसो ने। लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था? लुई 16वां बोर्बोन राजवंश से संबंध रखता था। फ्रांस का राष्ट्रीय गान मार्शले किसने लिखा था? तो ये लिखा था कवि रोजेट द लॉयल ने। एस्टेट जनरल क्या थी? एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों वर्ग अपने प्रतिनिधि भेजते थे। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम बताओ। तो फ्रांस में 1794 तक चलती थी मुद्रा लिब्रे। उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा लिया जाता था उसका नाम बताओ। तो ये नाम है टाइद। जो चर्च द्वारा लिया जाता था टाइद और राज्य के द्वारा लिया जाता था टाइल। एस्टेट से क्या अभिप्राय है? एस्टेट, जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया है, कि फ्रांस में सामाजिक हैसियत को व्यक्त करने वाली ये श्रेणी थी और उस टाइम पर फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था, 3 एस्टेट्स में बटा था। पादरी वर्ग का क्या काम था? तो पादरी वर्ग का काम था चर्च के विशेष कार्यों को करना। सीधे राज्य को दिए जाने वाले कर का नाम टाइल। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ सन 1848 में। फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध कब लड़ा? 1815 में। दोस्तों, ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, लुई 16वां का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने के कारण फ्रांस की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, यानी महंगाई ज़्यादा बढ़ रही थी और मजदूरी बढ़ नहीं रही थी।
किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थीं और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी थीं। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नया संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। अब दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? इसका आंसर है, फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबके को क्रांति का फ़ायदा मिला। कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़नी पड़ी जो जनता से सामंती वसूल करते थे। पादरी वर्ग को निराशा हुई क्योंकि उनके चर्चों को बंद कर दिया गया और चर्चों के भवनों को कार्यालयों में तब्दील कर दिया गया, यानी ऑफिस बना दिए गए चर्चों में। तीसरा क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? आंसर है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्न विरासत छोड़ गई। नंबर 1, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। आई रिपीट, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। नंबर 2, विश्व के अधिकांश देशों में जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी, उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली। अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुई और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इस क्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुए। चौथा क्वेश्चन है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। तो सबसे पहला है जीवन के अधिकार, हमें फ्रांसीसी क्रांति की देन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार। नंबर 3, कानूनी बराबरी का अधिकार। और नंबर 4, स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व की भावना। ये सब हमको फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। इनकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के ही समय से हुई है। तीसरे एस्टेट की व्याख्या कीजिए। तीसरा एस्टेट, यह समाज का साधारण वर्ग था। इसमें किसान, मजदूर और व्यवसायी लोग आते थे जिनको कोई भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। फ्रांस की क्रांति में इन्होंने विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का विरोध किया। ये उन लोगों का विरोध करते थे जिनको स्पेशल पावर दी गई थी, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने क्या आदेश पारित किए? नेशनल असेंबली ने आदेश पारित किए। नंबर 1, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन किया। नंबर 2, पादरी वर्ग को विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किया और धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। 7वां क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था? तो इसमें फ्रांसीसी समाज की महिलाओं को जीवन निर्वाह के लिए काम करना पड़ता था। बाज़ारों में सामान बेचती थीं, अपने परिवार का पालन पोषण करती थीं, संपन्न घरों में नौकरी करती थीं और इनकी मजदूरी पुरुषों से कम होती थी। 8वां क्वेश्चन है, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे की? तो महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत के लिए जो कदम उठाए वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राजनीतिक क्लबों और अखबारों की शुरुआत की, पुरुषों जैसे समान अधिकारों की मांग की, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग की। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य थे जो कि समाज का कम समृद्ध हिस्सा था, कम पैसे वाले लोग थे। दुकानदार और कारीगर इनमें शामिल थे, घड़ीसाज और दिहाड़ी मजदूर आदि इनमें शामिल थे।
क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के विचारों का क्या योगदान रहा। तो दार्शनिकों ने अपने विचारों एवं अपनी पुस्तकों के माध्यम से 1789 की क्रांति में बहुत बड़े योगदान दिए थे, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, टू ट्रीटाइजीज ऑफ गवर्नमेंट में दार्शनिक लॉक ने राजा और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। इन दार्शनिक लॉक थे जिन्होंने राजा और उसके निरंकुश अधिकार जो उसको मिले हुए थे उनके सिद्धांत का खंडन किया। दूसरा है, रूसो ने जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। नंबर 3, अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। और नंबर 4, दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों व अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। नंबर 5, पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच शोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें समझ सकें। और 11वां क्वेश्चन है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजांसियो में हुआ। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े ही समय में वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। तो दोस्तों, पहले चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।